अद्वैत ने अपनी ठंडी और गुरूर भरी नज़र से दोनों को एक आखिरी बार देखा और बिना एक भी शब्द कहे अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर अपने उसी खूंखार और घमंडी अंदाज में हॉल से बाहर निकल गया। कबीर भी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। हॉल के खाली होते ही विक्रम ने अपना पूरा ध्यान काव्या पर लगाया। उसने बहुत ही नरमी और फिक्र के साथ पूछा, आप ठीक तो है ना काव्या? काव्या ने एक गहरी सांस ली, अपना चश्मा वापस आंखों पर टिकाया और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अगले ही सेकंड उसका वो बकबक वाला अलार्म बज उठा। उसके चेहरे पर एक खींच भरी लेकिन फनी सी मुस्कान आ गई और वो मशीन गन की तरह शुरू हो गई। ठीक? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ मिस्टर रायचंद? आपने देखा उस खड़ूस को? उसने जानबूझकर मुझे ज़मीन पर छोड़ा। मतलब कोई इंसान इतना बेरहम और पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है उसके सीने में दिल की जगह कोई सड़ी हुई अलार्म क्लॉक फिट है जो सिर्फ ईगो और एटीट्यूड पर चलती है। और देखिए, मेरे इस फेवरेट लाल स्नीकर के फीते का भी क्या हाल कर दिया उस बर्फ़ की सिल्ली ने। मैं बता रही हूँ, कल मीटिंग में मैं उसकी ब्लैक कॉफ़ी में नमक ना मिला दूँ तो कहिएगा। उसे क्या लगता है वो मुझे गिराएगा और मैं रोने लगूंगी? मैं जेरी हूँ जेरी। टॉम को दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी। काव्या अपने हाथों को हवा में नचाते हुए और चेहरे पर तरह तरह के अजीब और फनी एक्सप्रेशन बनाते हुए लगातार बोलते जा रही थी। और विक्रम विक्रम बस वहीं खड़ा बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। बिजनेस की नकली और बनावटी दुनिया में विक्रम ने आज तक सिर्फ ऐसे लोग देखे थे जो नाप तोल कर बोलते थे, जिनके चेहरों पर हमेशा एक नकाब होता था। लेकिन ये लड़की, ये बिल्कुल अलग थी। इतनी बेबाक, इतनी चुलबुली और एकदम असली। उसकी इस नॉन स्टॉप बकबक में भी एक अजीब सी मासूमियत और ज़िंदगी थी। विक्रम के होठों पर खुद ब खुद एक बहुत ही प्यारी और शांत सी मुस्कान आ गई। चुप क्यों हैं आप? आपको नहीं लगता कि उस अद्वैत सिंघानिया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? काव्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए अचानक रुक कर पूछा। विक्रम ने अपनी हल्की सी हंसी को दबाते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है उसे डॉक्टर से ज़्यादा आपके जैसे किसी झटके की ज़रूरत है। आइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। आज का दिन काफ़ी भारी रहा है। काव्या ने कोई नखरा नहीं किया और विक्रम के साथ उसकी शानदार मर्सिडीज में बैठ गई। पूरे रास्ते कार में काव्या का रेडियो चालू रहा। वो शहर के ट्रैफिक से लेकर सरकारी ऑफिस की बोरिंग कुर्सियों और अद्वैत के डार्क सूट तक हर चीज़ का पोस्टमार्टम कर रही थी। विक्रम बस स्टीयरिंग व्हील पकड़े बीच बीच में उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पहली बार किसी का इतना बोलना बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं लग रहा था, बल्कि वो उस आवाज़ को और सुनना चाहता था। कुछ देर बाद गाड़ी काव्या के छोटे से फ्लैट के बाहर रुकी। थैंक यू सो मच मिस्टर रायचंद। कल मिलते हैं। उस रोबोट की बैटरी डाउन करने के लिए फुल तैयारी के साथ काव्या ने अपना बैग संभालते हुए एक बड़ी सी स्माइल दी और गाड़ी से उतरकर अपने लाल स्नीकर्स की खटखट के साथ घर की तरफ दौड़ पड़ी। विक्रम गाड़ी में बैठा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो दरवाजे के अंदर नहीं चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सुकून था। वो हमेशा से सिंगल रहा था और उसका पूरा फोकस सिर्फ अद्वैत को हराने पर था। लेकिन आज पहली बार उसे किसी लड़की की कंपनी इतनी अच्छी लगी थी। कहीं न कहीं सतरंगी और बेबाक लड़की की वो बकबक, उसका वो केयर फ्री अंदाज विक्रम के दिल में एक बहुत ही खास जगह बनाने लगा था। सुबह के 6 बज रहे थे। अद्वैत सिंघानिया के लग्जरी पेंट हाउस के प्राइवेट जिम में सिर्फ सैंड बैग पर पड़ने वाले भारी मुक्कों की आवाज़ गूंज रही थी। अद्वैत पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। वो जितनी जोर से मुक्के मार रहा था, कल की घटना उतनी ही गहराई से उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका खुद पर से कंट्रोल कैसे हट गया। जब वो लड़की उसके सीने से टकराई थी तो वो कुछ सेकंड के लिए दुनिया क्यों भूल गया था
और सबसे बड़ी बात, विक्रम रायचंद की उस पर फिक्र देखकर उसके अंदर वो अजीब सी जलन क्यों पैदा हुई थी। अद्वैत ने एक जोरदार मुक्का सैंडबैग पर मारा और वहीं रुककर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अद्वैत सिंघानिया हूँ। मेरा फोकस सिर्फ मेरा अंपायर है। वो पागल लड़की सिर्फ एक मोहरा है जिसे रायचंद इस्तेमाल कर रहा है। आज की मीटिंग में मैं उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगा। वो 6 दिन भी मेरे प्रेशर में टिक नहीं पाएगी, उसने खुद से कहा। तौलिया उठाया और अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसका एटीट्यूड वापस उसी खुखार और पत्थर दिल बॉस वाला हो चुका था। दूसरी तरफ शहर के एक छोटे से फ्लैट में काव्या आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। आज उसने अपने कपड़ों में कोई समझौता नहीं किया था, लेकिन अपना स्वैग भी नहीं छोड़ा था। उसने एक बेहद क्रिस्प सफ़ेद शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर एक ब्राइट मस्टर्ड येलो पीले रंग का ब्लेजर डाला था, जिसे फॉर्मल ब्लैक पैंट और पैरों में वही लाल स्नीकर्स। रिया, तू देख आज मैं उस मिस्टर खड़ूस का क्या हाल करती हूँ। काव्या एक हाथ से ब्रेड पर जैम लगाते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। वो सोच रहा होगा कि मैं उसके सड़े हुए ऑफिस में जाकर डर जाऊंगी, पर जेरी कभी टॉम के घर में जाकर नहीं डरता। वह उसके घर में ही उसके लिए जाल बिछाता है। आज उसे पता चलेगा कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज का बाप कौन है। काव्या ने खुशी से ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डाला, अपना बैग उठाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल गई। ज्वाइंट वेंचर की पहली मीटिंग सिंघानिया इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में ही रखी गई थी। काव्या जब बिल्डिंग के बाहर पहुंची तो विक्रम रायचंद अपनी गाड़ी के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम ने आज डार्क ब्लू रंग का एक बहुत ही क्लासिक सूट पहना था और उसके चेहरे पर वही चार्मिंग स्माइल थी। गुड मॉर्निंग काव्या, तैयार हैं आप शेर की गुफा में घुसने के लिए? विक्रम ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। गुड मॉर्निंग बॉस। शेर की गुफा में तो घुसेंगे, लेकिन आज शेर को ही शाकाहारी बना देंगे, काव्या ने आंख मारते हुए कहा। विक्रम जोर से हंस पड़ा। उसे काव्या की इसी एनर्जी से एक अजीब सा सुकून मिलता था। दोनों साथ में सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बड़े से कांच के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। रिसेप्शन पर सन्नाटा छा गया। जो गार्ड्स 2 दिन पहले काव्या को धक्के मार कर बाहर निकाल रहे थे, वो आज उसे रायचंद ग्रुप की क्रिएटिव हेड के तौर पर विक्रम के साथ चलते देखकर पसीने पसीने हो रहे थे। काव्या ने उन गार्ड्स को देखकर एक बहुत ही मीठी सी स्माइल दी और हाथ हिलाया, जिससे वो बेचारे डर कर और भी पीछे हो गए। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मेन बोर्डरूम किसी हॉलीवुड फिल्म के विलेन के अड्डे जैसा लग रहा था। पूरा कमरा काले, ग्रे और सफ़ेद रंग में रंगा था। बीच में एक बहुत लंबी चमकती हुई कांच की मेज थी। मेज के बिल्कुल सिरे पर अद्वैत सिंघानिया अपनी पावर चेयर पर बैठा था। उसका डार्क चारकोल सूट और उसकी तीखी बर्फ जैसी नखरें किसी का भी खून जमा देने के लिए काफ़ी थी। जैसे ही विक्रम और काव्या अंदर आए, अद्वैत की नज़र सीधे काव्या के उस पीले ब्लेजर पर गई। उस बेरंग और सीरियस कमरे में काव्या किसी चलते फिरते सूरज की तरह लग रही थी। अद्वैत की भुरी कुटी तन गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कबीर ने आगे बढ़कर विक्रम को अद्वैत के दाईं तरफ वाली कुर्सी ऑफर की। मिस्टर रायचंद, आप यहाँ बैठ सकते हैं, और मिस काव्या, आपकी कुर्सी मेज के उस तरफ आखिरी में लगाई गई है। कबीर ने मेज के बिल्कुल दूसरे छोर की तरफ इशारा किया, जहाँ से अद्वैत का चेहरा देखना भी मुश्किल था। यह अद्वैत की पहली चाल थी, काव्या को यह दिखाना कि इस कमरे में उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन काव्या कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने विक्रम को देखा, फिर कबीर को देखा और फिर उसकी नज़र अद्वैत पर जाकर टिक गई। उसके होठों पर एक बहुत ही शातिर मुस्कान आ गई। काव्या ने अपनी जगह से बिना हिले अपने लाल स्नीकर्स की आवाज़ करते हुए सीधे अद्वैत की तरफ कदम बढ़ाए। वह अद्वैत के बिल्कुल बाईं तरफ वाली कुर्सी के पास गई, जो कि कंपनी के बीपी या सेकेंड इन कमांड के लिए रिजर्व होती थी। यह कुर्सी खाली है ना मिस्टर कबीर? काव्या ने कुर्सी को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा। मिस काव्या, वो जगह।
कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही अद्वैत ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अद्वैत ने अपनी ठंडी आंखों से काव्या को घूरा। मिस शर्मा, बिजनेस मीटिंग में एक प्रोटोकॉल होता है। जूनियर्स और क्रिएटिव टीम मेज के दूसरी तरफ बैठती है। यह आपके ड्राइंग रूम की सोफा चेयर नहीं है जहां आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ जाएं। काव्या ने कुर्सी को जोर से अपनी तरफ खींचा और बहुत ही आराम से उस पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ मेज पर रखे, अद्वैत की आंखों में सीधे देखा और एक बेहद चुभने वाली स्माइल के साथ बोली, प्रोटोकॉल तो तब होता है ना मिस्टर सिंघानिया, जब मैं आपकी एम्प्लॉय होती, पर मैं रायचंद ग्रुप की क्रिएटिव हेड हूँ। हम पार्टनर हैं ज्वाइंट वेंचर में, और पार्टनर्स के बीच में ये इतनी लंबी मेज की दूरियां अच्छी नहीं लगती। वैसे भी मैं इतनी दूर बैठूंगी तो आपकी यह खड़ूस, मेरा मतलब है सीरियस बातें मुझे सुनाई कैसे देंगी। अद्वैत का जबड़ा सख्त हो गया। मेज के नीचे उसकी मुट्ठी भींच गई, लेकिन वह विक्रम के सामने अपना आपा नहीं खोना चाहता था। विक्रम ने अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और अद्वैत के दाईं तरफ बैठते हुए बोला, काव्या बिल्कुल सही कह रही हैं अद्वैत, हम सब एक बराबर हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। मीटिंग शुरू हुई। अद्वैत की टीम ने प्रोजेक्टर ऑन किया और स्मार्ट सिटी का 3D लेआउट स्क्रीन पर आ गया। अद्वैत ने अपनी जगह से खड़े हुए बिना अपनी लेजर पॉइंटर से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह हमारा फेज 1 है। अद्वैत ने अपनी भारी और प्रोफेशनल आवाज़ में कहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 4 बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएंगे। बीच में जो जगह है वहाँ एक मल्टी लेवल पार्किंग होगी। यह डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है। इसमें हर एक इंच का लॉजिकल इस्तेमाल किया गया है, जिससे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होगा। हमें इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। अद्वैत ने एक प्रिंटेड ब्लूप्रिंट का बड़ा सा नक्शा मेज पर फैला दिया। वो नक्शा एकदम क्लीन, ब्लैक एंड वाइट और परफेक्ट था। काव्या ध्यान से उस नक्शे को देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि अद्वैत ने शहर को सिर्फ ईंट और पत्थर का एक जंगल बना दिया था, जिसमें इंसानों के सांस लेने तक की जगह नहीं थी। एक सेकंड, काव्या अपनी कुर्सी से उठी। उसने अद्वैत की डेस्क पर रखा हुआ एक मोटा लाल रंग का परमानेंट मार्कर उठाया। अद्वैत की आंखें सिकुड़ गई। आप क्या कर रही हैं? काव्या ने बिना कुछ बोले मार्कर का ढक्कन खोला और अद्वैत के उस बेहद कीमती परफेक्ट ब्लूप्रिंट के बीचों बीच बने मल्टी लेवल पार्किंग वाले हिस्से पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस बना दिया। व्हाट द? अद्वैत झटके से खड़ा हो गया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओरिजिनल मास्टर प्लान को खराब करने की? क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली है? कबीर और अद्वैत की पूरी टीम डर के मारे अपनी कुर्सियां पर सिकुड़ गए। विक्रम भी थोड़ा हैरान था, लेकिन वो चुपचाप काव्या को देख रहा था। काव्या बिल्कुल नहीं डरी। उसने मार्कर को मेज पर एक तरफ फेंका और अपने दोनों हाथ मेज पर टिकाकर अद्वैत की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज़ में अब बकबक नहीं थी, बल्कि एक बेहद सॉलिड और कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल टोन था। दिमाग मेरा खाली नहीं है मिस्टर सिंघानिया, आपका यह पूरा प्लान खाली है। काव्या ने उस लाल क्रॉस पर उंगली मारते हुए कहा, 4 कमर्शियल बिल्डिंग्स के बीच में अगर आप एक लोहे और सीमेंट की पार्किंग खड़ी कर देंगे तो वहाँ काम करने वाले लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपका लॉजिक सिर्फ पैसे गिन रहा है, लेकिन मेरा लॉजिक शहर बसा रहा है। अद्वैत ने दांत पिसते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो? यहाँ पार्किंग की जगह झूला लगा दूँ ताकि तुम खेल सको? नहीं, काव्या ने पलटकर करारा जवाब दिया। यहाँ एक ओपन इको फ्रेंडली गार्डन और एक एम्फी थिएटर बनेगा। क्या आपने रिसेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स पढ़ी है? जिन कमर्शियल हब्स में ओपन ग्रीन स्पेस होता है, वहाँ पब्लिक फुटबॉल लोगों का आना जाना 40% ज़्यादा होता है। वहाँ प्रीमियम कैफ़े और आउटलेट्स दुगना रेंट देने को तैयार होते हैं। आपकी पार्किंग से आपको साल का 2 करोड़ मिलेगा, लेकिन मेरे इस ग्रीन स्पेस और एम्फी थिएटर के कमर्शियल रेंट से आपको साल के 10 करोड़ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स को ग्रीन टैक्स में करोड़ों की छूट देती है। बस आप ही अपने कैलकुलेटर वाले दिमाग से बताइए
फ़ायदा किस में है? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अद्वैत की टीम के लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि काव्या की बात में एकदम पक्का बिजनेस लॉजिक था। वो सिर्फ बकवास नहीं कर रही थी, उसने अद्वैत के ही खेल में उसे मात दे दी थी। अद्वैत अपनी जगह पर खड़ा काव्या को घूर रहा था। वो अंदर से जल भून रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यह लड़की बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन उसका ईगो उसे ये बात मानने नहीं दे रहा था। विक्रम ने ताली बजाते हुए इस सन्नाटे को तोड़ा। ब्रिलियंट काव्या, यह होता है आउट ऑफ द बॉक्स विजन। अद्वैत, मुझे लगता है आपको मानना पड़ेगा कि हमारी क्रिएटिव हेड ने आपके प्लान को 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया है। अद्वैत ने विक्रम को एक ऐसी खौफनाक नज़र दी कि अगर नज़रें खंजर होती तो विक्रम वहीं घायल हो जाता। ठीक है, अद्वैत ने बहुत ही ठंडे और ख़तरनाक लहजे में कहा, ग्रीन स्पेस अप्रूव्ड, लेकिन बागी के डिज़ाइन पर मेरी टीम ही काम करेगी। मीटिंग ओवर। सब लोग अपनी फाइलें समेटने लगे। कबीर अंदर आया और एक ट्रे में कॉफ़ी लेकर आया। उसने अद्वैत के सामने एक कप रखा, जिसमें हमेशा की तरह एकदम ब्लैक स्ट्रॉन्ग और बिना शक्कर वाली एस्प्रेसो थी। अद्वैत के काम करने के तरीके की तरह उसकी कॉफ़ी भी एकदम कड़वी और डार्क थी। तभी विक्रम काव्या की तरफ मुड़ा और बहुत ही प्यार से बोला, काव्या, तुमने आज कमाल कर दिया। तुम कहो तो आज लंच हम बाहर साथ में करें। मुझे तुम्हें कुछ और भी साइड्स दिखानी है। विक्रम की आवाज़ में जो सॉफ्टनेस थी, वह अद्वैत के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभी। अद्वैत ने अपने कॉफ़ी का कप उठाया ही था कि उसके हाथ अचानक से कस गए। वो अपनी फाइल देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उन दोनों पर था। नेकी और पूछ-पूछ, मैं तो बहुत भूख से मर रही हूँ विक्रम सर। उस सड़े हुए ब्लूप्रिंट को देखकर ही मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। काव्या ने अपने बाल पीछे करते हुए बहुत ही चुलबुले अंदाज में विक्रम से कहा, विक्रम। अद्वैत के दिमाग में अलार्म बज गया। वो दोनों बॉस और एम्प्लॉयज से सीधा नाम पर आ गए। अद्वैत के अंदर एक ऐसी जलन पैदा हो रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी कबीर ने काव्या के सामने भी एक कॉफ़ी का कप रखा। काव्या ने कप देखा और उसका मुंह बन गया। अरे कबीर जी, ये क्या है? एकदम काली मिट्टी जैसा पानी। आप अपने बॉस को एक कड़वा जहर पिलाते हैं? समझ आता है, लेकिन मेरे लिए तो कम से कम एक कैरामेल फ्रेपुचिनो मंगवा लेते, जिसमें खूब सारी क्रीम और कलरफुल स्प्रिंकल्स हो। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। अद्वैत से अब रहा नहीं गया। उसने अपना कप जोर से मेज पर रखा। मिस शर्मा, यह एक ऑफिस है, कोई किंडरगार्टन बच्चों का स्कूल नहीं, जहां आपको कलरफुल स्प्रिंकल्स वाली कॉफ़ी मिलेगी। आपको काम करना है तो प्रोफेशनल तरीके से रहना सीखिए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। काव्या झटके से अद्वैत की तरफ पलटी। उसने अद्वैत के उस गुस्से से भरे चेहरे को देखा और फिर मेज पर रखी उसकी उस ब्लैक कॉफ़ी को देखा। उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। काव्या ने अपना पीला ब्लेजर सही किया, अद्वैत के बिल्कुल करीब झुकी, जिससे अद्वैत को उसकी परफ्यूम की वो मीठी सी खुशबू महसूस होने लगी। अद्वैत एक पल के लिए एकदम सुन्न हो गया। काव्या ने अपनी उंगली अद्वैत के कॉफ़ी कप के किनारे पर फेरी और एक बहुत ही चिढ़ाने वाली मीठी सी आवाज़ में कहा, प्रोफेशनल तो मैं बहुत हूँ मिस्टर बर्फ़ की सिल्ली, लेकिन आपकी इस ज़िंदगी में ना रंग है ना मिठास। आप अंदर से इतने कड़वे हो चुके हैं कि अब आपको सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही सूट करती है। पर याद रखिएगा, मैं आपकी इस काली सफ़ेद दुनिया में वो लाल रंग हूँ जो ना मिटेगा और ना आपको चैन से जीने देगा। यह कहकर काव्या ने बहुत ही स्टाइल से विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो विक्रम सर, यहाँ की हवा में बहुत टॉक्सिक ईगो भरा है, बाहर चलकर पिज़्ज़ा खाते हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए काव्या का साथ दिया और दोनों बोर्ड रूम से बाहर निकल गए। कमरे में अब सिर्फ अद्वैत बचा था। वो वहीं खड़ा अपनी उस ब्लैक कॉफ़ी को घूर रहा था। काव्या ने आज सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट ही खराब नहीं किया था, बल्कि उसके उस एरोगेंट और कंट्रोल वाले दिमाग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। उसे काव्या की बात से इतना गुस्सा आ रहा था कि वो पूरी मेज पलट देना चाहता था, लेकिन साथ ही विक्रम के साथ उसका वो हंसना, मुस्कुराना,
अद्वैत के सीने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। तुमने सच में गलत इंसान से पंगा ले लिया है काव्या शर्मा। अद्वैत ने दांत पीसते हुए खुद से कहा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टॉक्सिक ईगो असल में होता क्या है। कल से इस ऑफिस में तुम्हारा हर एक दिन एक नरक होगा। अगली सुबह शहर के बाहरी इलाके में मौजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मशीनों और ट्रकों का शोर गूंज रहा था। यह जगह धूल, सीमेंट और लोहे की गंध से भरी हुई थी। चारों तरफ सैकड़ों मजदूर और इंजीनियर काम में लगे हुए थे। तभी वहां एक चमचमाती काली में बैक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अद्वैत सिंघानिया बाहर निकला। आज अद्वैत ने अपना फॉर्मल 3 पीस सूट नहीं पहना था। उसने एक डार्क नेवी ब्लू रंग की फुल स्लीव शर्ट पहनी थी, जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी और नीचे फिटेड ग्रे ट्राउजर था। उसने अपनी आंखों पर एक महंगा काले रंग का एविएटर चश्मा लगा रखा था। कबीर ने तुरंत आगे बढ़कर अद्वैत को सफ़ेद रंग का सेफ्टी हेलमेट दिया। अद्वैत ने हेलमेट पहना और साइड की तरफ कदम बढ़ा दिए। वहां चलते हुए वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। साइड पर मौजूद सभी इंजीनियर सीधे खड़े हो गए। अद्वैत की चाल में वही पुराना गुरूर और खौफनाक कॉन्फिडेंस था। वह हाथ में एक नक्शा पकड़े अपनी टीम को कड़े शब्दों में निर्देश दे रहा था। मुझे यह पिलर यहाँ नहीं चाहिए। आपको मैंने कल ही बताया था कि बेस की गहराई और 15 फीट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मुझे आज शाम तक यह काम पूरा नहीं मिला तो आप सब लोग अपना इस्तीफा तैयार रखिएगा। अद्वैत की भारी और ठंडी आवाज़ क्रेन के शोर के बीच भी एकदम साफ सुनाई दे रही थी। चीफ इंजीनियर पसीना पोंछते हुए बस जी सर कह रहा था। तभी साइड के गेट पर विक्रम रायचंद की सफ़ेद रंग की एसयूवी आकर रुकी। अद्वैत की नज़रें पल भर के लिए उस गाड़ी की तरफ घूमी। विक्रम गाड़ी से बाहर निकला और फिर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला, जिसमें से काव्या बाहर आई। काव्या को देखते ही अद्वैत के माथे पर सिलवटें पड़ गई। काव्या का साइट विजिट करने का लुक भी उसके बाकी कपड़ों की तरह ही अतरंगी था। उसने एक चमकीले नियॉन नारंगी रंग का ओवरसाइज जंक फूड पहना हुआ था, जिसमें ढेर सारी जेबें बनी हुई थी। पैरों में उसके वही लाल स्नीकर्स थे, जिन पर अब थोड़ी धूल लग चुकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला उसका पीला सेफ्टी हेलमेट था। काव्या ने अपने उस पीले हेलमेट पर स्माइली फेस और कुछ कार्टून वाले स्टिकर चिपका रखे थे। वो विक्रम के साथ बातें करती और हंसती हुई साइट के अंदर आ रही थी। अद्वैत का जबड़ा सख्त हो गया। वह मन ही मन छला उठा। उसने कबीर की तरफ देखा और व्यंग से कहा, क्या यह कंस्ट्रक्शन साइट है या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन? यह लड़की काम करने आई है या ट्रैफिक पुलिस बनकर गाड़ियों का रास्ता दिखाने? कबीर ने अपनी हंसी दबाई और चुपचाप अद्वैत के पीछे चलने लगा। अद्वैत लंबे कदम उठाता हुआ सीधा विक्रम और काव्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग अद्वैत, विक्रम ने एक चार्मिंग मुस्कान के साथ कहा। इस साइट पर सुबह तब तक अच्छी होती है जब तक लोग काम को गंभीरता से लेते हैं। अद्वैत ने विक्रम की बात का सीधा जवाब ना देते हुए अपनी ठंडी नज़रें काव्या के नारंगी जंप सूट और स्टिकर वाले हेलमेट पर गड़ा दी। मिस शर्मा, क्या आपको किसी ने यह नहीं बताया यह एक कंस्ट्रक्शन जोन है? आपके इन अजीबोगरीब कपड़ों और स्टिकर वाले हेलमेट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप स्कूल के किसी प्रोजेक्ट पर आई हैं। काव्या ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें झपकाई। उसने अपने गले में लटकता हुआ मेजरिंग टेप उंगली पर घुमाया और अद्वैत को देखकर एक बहुत ही शरारती मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया, मुझे पता था कि आपको मेरा यह लुक बहुत पसंद आएगा। काव्या ने अद्वैत के तंज को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए कहा। और रही बात कपड़ों की, तो साइट पर सुरक्षा सबसे ज़रूरी होती है। नियॉन रंग दूर से ही दिख जाता है ताकि आप जैसी भारी भरकम मशीनें या बिना ब्रेक वाले बॉस मुझसे टकरा ना जाए। और मेरे हेलमेट के स्टिकर इस नीरस और धूल भरी साइड पर थोड़ा रंग भरने के लिए है। आप भी चाहे तो मैं एक डोरेमोन का स्टिकर आपके इस बोरिंग सफ़ेद हेलमेट पर लगा सकती हूँ।
विक्रम जोर से हंस पड़ा। कबीर को भी खांसी का दौरा पड़ गया। अद्वैत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक गहरी सांस ली। मुझे आपकी इस बचकानी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको जो ओपन गार्डन और एम्फी थिएटर बनाना है उसकी जगह उस तरफ है। अद्वैत ने साइड के एक धूल भरे कोने की तरफ इशारा किया। वहां जाकर अपनी नाप तोल कीजिए और मेरी टीम के काम में कोई दखल अंदाजी मत कीजिएगा। दखल अंदाजी तो मैं करूंगी मिस्टर खड़ूस। मेरा मतलब है मिस्टर सिंघानिया। काव्या ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि आपके जो ये पिलर्स हैं ये मेरे गार्डन के बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। अगर ये पिलर यहाँ रहे तो मेरी डिज़ाइन का पूरा लेआउट खराब हो जाएगा। आपको ये पिलर 10 फीट पीछे खिसकाने होंगे। अद्वैत ने अपना चश्मा उतारा और काव्या की आंखों में घूरते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। उसकी लंबाई और चौड़े कंधों के सामने काव्या एकदम छोटी लग रही थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अद्वैत से भी ज़्यादा बड़ा था। क्या आपको सिविल इंजीनियरिंग का सी भी पता है मिस शर्मा? अद्वैत ने दांत पीसते हुए कहा, यह पिलर्स लोड बियरिंग पिलर्स है। अगर मैंने इन्हें 10 फीट पीछे खिसकाया तो पूरी बिल्डिंग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं आपके एक साधारण से गार्डन के लिए अपने करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई समझौता नहीं करूँगा। साधारण सा गार्डन? काव्या भी अपनी जगह से 1 इंच पीछे नहीं हटी। उसने अपना मेजरिंग टेप खोला और ज़मीन पर एक लंबा कट बनाते हुए कहा, पहली बात तो यह साधारण गार्डन नहीं है, यह इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है। और दूसरी बात, अगर आप पिलर को पीछे नहीं खिसका सकते तो आप इसकी नींव को वी शेप में अलाइन कर सकते हैं, जिससे बिल्डिंग का लोड भी बैलेंस रहेगा और मेरे गार्डन का रास्ता भी ब्लॉक नहीं होगा। मैंने रात भर इसके स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया है। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अद्वैत एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की, जो हर वक्त बकवास करती रहती है, उसे इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट का लॉजिक समझाएगी। अद्वैत की टीम का चीफ इंजीनियर भी हैरानी से काव्या को देख रहा था, क्योंकि काव्या का सुझाव तकनीकी रूप से बिल्कुल सही था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए अद्वैत, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी क्रिएटिव हेड सिर्फ रंग नहीं भरती, उन्हें लॉजिक भी बहुत अच्छे से आता है। अद्वैत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर करारा तमाचा मार दिया हो। उसने अपने चीफ इंजीनियर की तरफ गुस्से से देखा और सख्त आवाज़ में बोला, इस पिलर के अलाइनमेंट को वी शेप में बदलकर मुझे शाम तक नई रिपोर्ट चाहिए, समझे? जी सर। इंजीनियर घबराते हुए वहां से भाग गया। काव्या ने अद्वैत को देखकर एक विजेता वाली मुस्कान दी और आंख मारते हुए बोली, देखा मिस्टर सिंघानिया, कहा था ना मैंने, जेरी के पास हर चीज़ का इलाज है। काव्या और विक्रम साइड के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गए, जहां उनका एम्फी थिएटर बनना था। अद्वैत वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। काव्या का वो बेबाकापन, उसका वो बिना डरे जवाब देना और फिर विक्रम के साथ उसका वो हंसना मुस्कुराना, ये सब अद्वैत के दिमाग की नसें फाड़ रहा था। कबीर, अद्वैत ने अपनी नज़रें काव्या पर गड़ाए रखते हुए कहा, इस लड़की पर नज़र रखो, यह मुझे कुछ ज़्यादा ही उड़ती हुई लग रही है। तभी साइड पर एक बहुत तेज आवाज़ हुई। काव्या जहाँ खड़ी थी उसके ठीक ऊपर एक विशाल क्रेन भारी लोहे के गार्डन सरिये के मोटे पिलर उठा रही थी। क्रेन का ऑपरेटर शायद नया था या मशीन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। अचानक क्रेन का एक हुक फिसल गया। ऊपर हवा में लटकता हुआ वह कई टन भारी लोहे का पिलर भयानक आवाज़ के साथ नीचे गिरने लगा और वो ठीक उसी दिशा में गिर रहा था जहां काव्या अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही थी। विक्रम उस वक्त काव्या से काफ़ी दूर एक ठेकेदार से बात कर रहा था। काव्या, विक्रम चिल्लाया, लेकिन क्रेन के भारी शोर में उसकी आवाज़ दब गई। काव्या ने ऊपर देखा और उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। वह भारी लोहे का ढांचा सीधे उसकी तरफ आ रहा था। उसके पैर जमीन पर जम गए। वह डर के मारे एक कदम भी नहीं हिला पाई। मौत ठीक उसके सिर के ऊपर थी, लेकिन पलक झपकते ही एक बेहद तेज और ताकतवर साया उसकी तरफ लपका।
अद्वैत, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा सब देख रहा था, उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। वह अपनी पूरी ताकत से काव्या की तरफ दौड़ा। लोहे का पिलर जमीन से टकराने ही वाला था कि अद्वैत ने काव्या की कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे अपनी तरफ जोर से खींच लिया। काव्या का शरीर हवा में उछला और वो सीधे अद्वैत के ऊपर जा गिरी। दोनों वहां रखे कुछ सीमेंट के खाली बोरों के पीछे धूल के गुबार में गिर पड़े। एक सेकेंड बाद वह भारी लोहे का पिलर उसी जगह धड़ाम से गिरा जहां काव्या खड़ी थी। जमीन इतनी जोर से कांपी जैसे भूकंप आ गया हो। लोहे के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज़ पूरे साइड पर गूंज उठी। धूल का एक बहुत बड़ा बादल चारों तरफ फैल गया। धूल के उस गुबार के बीच सीमेंट के बोरों के पीछे अद्वैत पीठ के बल जमीन पर पड़ा था और काव्या पूरी तरह से उसके सीने पर लेटी हुई थी। काव्या का पीला हेलमेट कहीं दूर जा गिरा था। अद्वैत के दोनों हाथ अभी भी काव्या की कमर को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। काव्या की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। वो सदमे में थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अद्वैत का चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। अद्वैत की सांसें भी भारी थी और उसकी आंखें सीधे काव्या की आंखों में झांक रही थी। उस धूल, शोर और खौफ के बीच उन दोनों के लिए जैसे दुनिया की हर आवाज़ शांत हो गई थी। काव्या को अद्वैत के सीने के अंदर एक बहुत तेज और बेकाबू धड़कन महसूस हो रही थी। वो धड़कन जो हमेशा शांत रहती थी, आज वो तूफान की तरह धड़क रही थी और वो धड़कन काव्या के लिए थी। अद्वैत की उन हमेशा ठंडी रहने वाली डार्क ब्राउन आंखों में आज एक अनजाना सा खौफ था, काव्या को खो देने का खौफ। अद्वैत की उंगलियों ने अनजाने में ही काव्या की कमर को थोड़ा और मजबूती से पकड़ लिया। काव्या की नज़रें अद्वैत के चेहरे पर जमी थी। वो आदमी जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी, जो उसका करियर बर्बाद करना चाहता था, आज उसी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। तुम ठीक हो? अद्वैत की आवाज़ में वो पुराना गुरूर नहीं था। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी और उसमें गहरी फिक्र थी। काव्या के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो बस अपनी डबडबाई हुई आंखों से उसे देखती रही और हाँ में सिर हिला दिया। काव्या, काव्या। तभी विक्रम की घबराई हुई आवाज़ आई। विक्रम धूल के गुबार को चीरता हुआ वहां पहुंचा। विक्रम की आवाज़ सुनते ही अद्वैत का वो खुशनुमा और नाजुक पल एक झटके में टूट गया। अद्वैत का तेज दिमाग वापस अपनी जगह पर आ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। वो अपना कंट्रोल कैसे खो सकता है। अद्वैत ने तुरंत अपनी बाहें काव्या की कमर से हटाई और खुद को पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अपने चेहरे पर वही पुराना खूंखार और पत्थर जैसा भाव ले आया। विक्रम ने जल्दी से काव्या को सहारा देकर उठाया। काव्या, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। विक्रम काव्या के कंधे पकड़कर घबराहट में उसका चेहरा चेक कर रहा था। अद्वैत को विक्रम का काव्या को इस तरह छूना और उसकी इतनी फिक्र करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके सीने में एक भयानक जलन उठने लगी। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और अपनी उसी कठोर और कड़क आवाज़ में काव्या पर चिल्लाया, क्या तुम्हारा ध्यान हमेशा बातों में ही रहता है मिस शर्मा? क्या तुम आंखें खोल कर नहीं चल सकती? अद्वैत की आवाज़ पूरे साइड पर गूंज रही थी। अगर तुम्हें इस तरह बीच रास्ते में खड़े रहकर अपनी जान देनी है तो मेरी कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर जाकर दो। मैं अपनी कंपनी पर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कोई केस नहीं चाहता। काव्या, जो अभी भी अद्वैत के उस केयरिंग स्पर्श को महसूस कर रही थी, अद्वैत को इस अचानक आई डांट से एकदम सन रह गई। उसकी आंखों में जो नमी थी वो एक झटके में गुस्से में बदल गई। मैंने क्रेन को नीचे गिराने के लिए नहीं कहा था मिस्टर सिंघानिया, काव्या ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी मशीनें खराब है, तुम्हारे लोग लापरवाह हैं और तुम इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। और हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अपनी इस मेहरबानी का ताना मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम ने बीच बचाव करते हुए कहा। शांत हो जाओ काव्या, तुम अभी बहुत घबराई हुई हो। अद्वैत, तुम्हारी टीम की ये लापरवाही बहुत बड़ी है। हम इस पर बाद में बात करेंगे। मैं काव्या को घर लेकर जा रहा हूँ। विक्रम ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। अद्वैत वहीं खड़ा रहा।
उसकी नज़रें काव्या और विक्रम के जुड़े हुए हाथों पर टिकी थी। उसकी मुठियाँ इतनी जोर से भींची हुई थी कि उसके पोर सफ़ेद हो गए थे। कबीर दौड़ता हुआ अद्वैत के पास आया। सर, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट? कबीर। अद्वैत की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि कबीर वहीं रुक गया। उस क्रेन ऑपरेटर को इसी वक्त बाहर निकालो और मुझे इस साइट की पूरी सिक्योरिटी रिपोर्ट मेरी टेबल पर चाहिए। कोई भी काम अब मेरी इजाज़त के बिना नहीं होगा। अद्वैत पलटा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। बाहर से वो एक गुस्से में भरा हुआ अहंकारी बॉस लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अद्वैत सिंघानिया बुरी तरह उलझ चुका था। जब काव्या उसके सीने पर गिरी थी तो उसे जो महसूस हुआ था वो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। और विक्रम का काव्या के इतना करीब जाना उसे क्यों पागल कर रहा था, यह बात अद्वैत के ईगो को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर स्थित अद्वैत के केबिन में इस वक्त ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी कब्रिस्तान में हो। केबिन का तापमान वैसे ही कम रहता था, लेकिन आज वहां खड़े लोगों की रूह कांप रही थी। सामने क्रेन ऑपरेटर सिर झुकाए पसीने से लथपथ खड़ा था। उसके हाथ पर ऐसे कांप रहे थे जैसे वह किसी जल्लाद के सामने खड़ा हो। कबीर भी चुपचाप एक कोने में खड़ा था, क्योंकि आज अद्वैत के चेहरे पर जो गुस्सा था वह उसने सालों में नहीं देखा था। अद्वैत अपनी विशाल लेदर चेयर पर आराम से टिका हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें उस ऑपरेटर को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे जिंदा जला देगी। सर, मशीन में अचानक कुछ खराबी आ गई थी। मेरा कोई कसूर नहीं था सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऑपरेटर ने हकलाते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। अद्वैत ने अपनी मेज पर रखा एक पेपर वेट उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज़ में कहा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज में मशीनें खराब नहीं होती, लोग लापरवाह होते हैं। तुम्हारी उस एक गलती की वजह से आज मेरी कंपनी के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग सकता था। और सबसे बड़ी बात, अद्वैत एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों के सामने काव्या का वह डरा हुआ चेहरा और वह गिरता हुआ लोहे का पिलर घूम गया। उसकी मुट्ठी अपने आप कस गई। तुम्हारी उस लापरवाही से आज किसी की जान जा सकती थी। अद्वैत ने पेपर वेट को मेज पर इतनी जोर से पटका कि कांच की मेज चटकने की आवाज़ आई। ऑपरेटर डर के मारे पीछे उछल पड़ा। कबीर। अद्वैत ने अपनी बर्फीली आवाज़ में हुक्म दिया, इस आदमी को अभी इसी वक्त टर्मिनेट करो, और सिर्फ मेरी कंपनी से नहीं, इसका लाइसेंस रद्द करवाओ। यह आदमी शहर के किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाने के लायक भी नहीं रहना चाहिए। गेट आउट। ऑपरेटर रोता हुआ और माफ़ी मांगता हुआ वहाँ से घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। अद्वैत ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी के पीछे सिर टिका लिया। उसने ऑपरेटर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसके अंदर उबलता हुआ ज्वालामुखी अभी भी शांत नहीं हुआ था। उधर अपने छोटे से फ्लैट में काव्या अपने बिस्तर पर पीठ के बल लेटी छत को घूर रही थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही दृश्य घूम रहा था, वह भारी लोहे का पिलर, मौत का वह खौफनाक साया, और फिर अचानक अद्वैत का उसे अपनी बाहों में खींच लेना। काव्या ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे आज भी अद्वैत के दिल की वह बेकाबू धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। आखिर उसने मुझे बचाया क्यों? काव्या ने खुद से फुसफुसा कर कहा। वह तो चाहता था कि मैं यह प्रोजेक्ट छोड़कर भाग जाऊं। वह तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। फिर उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई? और उसकी आंखों में वह फिक्र। काव्या एक पल के लिए उन गहरी डार्क ब्राउन आंखों में फिर से खोने लगी। उसे याद आया कि कैसे अद्वैत ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ रखा था। एक अजीब सी गर्माहट उसके चेहरे पर फैलने लगी। लेकिन अगले ही पल काव्या के दिमाग में अद्वैत की वह कड़क और ताने भरी आवाज़ गूंज उठी। अगर तुम्हें इस तरह बीच रास्ते में खड़े रहकर अपनी जान देनी है तो मेरी कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर जाकर दो। यह याद आते ही काव्या का सारा खुशनुमा एहसास एक झटके में कांच की तरह टूट गया। वह झटके से उठकर बैठ गई और उसने पास रखा तकिया जोर से दीवार पर दे मारा। बड़ा आया खड़ूस बॉस, काव्या गुस्से से बड़बड़ाने लगी। समझता क्या है खुद को? एहसान जता रहा था मुझ पर, जान बचाई तो क्या उसे हक मिल गया कि वह मुझ पर अपना हुक्म झाड़ेगा और मुझे बेवकूफ़ कहेगा? वह इंसान नहीं, एक चलता फिरता ईगो का पहाड़ है।
अगर कल वह मेरे सामने आया ना तो मैं उसे बता दूंगी कि मैं उसकी कोई गुलाम नहीं हूँ मिस्टर सिंघानिया। तुमने मुझे बचाया ज़रूर है, लेकिन मैं तुम्हारे इस अकड़ वाले जाल में नहीं फंसने वाली। काव्या ने चादर मुंह पर खींची और गुस्से में करवट बदल ली। कल ऑफिस में अद्वैत की बैंड बजाने का प्लान बनाते हुए अगली सुबह ज्वाइंट वेंचर के ऑफिस में माहौल एकदम अलग था। विक्रम आज किसी और ही मूड में था। कल अद्वैत और काव्या को जमीन पर एक साथ देखकर उसके अंदर जलन की जो चिंगारी उठी थी वह अब एक भयानक आग बन चुकी थी। विक्रम किसी भी कीमत पर काव्या को अद्वैत के करीब नहीं जाने देना चाहता था। काव्या जैसे ही ऑफिस पहुंची, विक्रम पहले से ही उसके केबिन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग विक्रम, काव्या ने हमेशा की तरह अपनी एनर्जी के साथ कहा, लेकिन विक्रम के चेहरे पर आज वह चार्मिंग मुस्कान नहीं थी। उसने बहुत ही गंभीर और अथॉरिटी वाली आवाज़ में कहा, काव्या, आज से तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जाओगी। तुम्हारा सारा काम इसी ऑफिस से होगा। अगर साइट का कोई लेआउट चाहिए तो मेरी टीम तुम्हें वीडियो कॉल पर दिखा देगी। काव्या हैरान रह गई, क्या? लेकिन विक्रम सर, मेरा गार्डन और एम्फी थिएटर का काम साइट पर जाए बिना कैसे होगा? मुझे वहाँ जाकर नाप तोल करनी है। मैंने कहा ना काव्या, तुम वहाँ नहीं जाओगी। विक्रम की आवाज़ अचानक थोड़ी ऊंची हो गई, जिसमें एक अजीब सा अधिकार था। कल जो हुआ मैं उसे दोबारा दोहराने का रिस्क नहीं ले सकता। अद्वैत की साइट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और मैं अपनी क्रिएटिव हेड की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम सिर्फ मेरे केबिन के आसपास रहोगी। अद्वैत की टीम से जो भी बात करनी होगी वह मैं खुद करूँगा। काव्या को विक्रम का यह अचानक बदला हुआ और हावी होने वाला रवैया थोड़ा अजीब लगा। वह विक्रम को कुछ जवाब देती उससे पहले ही विक्रम वहाँ से पलटकर सीधा अद्वैत के केबिन की तरफ बढ़ गया। विक्रम ने बिना नॉक किए अद्वैत के केबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अद्वैत अपनी फाइलें पढ़ रहा था। उसने विक्रम को इस तरह बिना इजाज़त अंदर आते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। राजचंद ग्रुप के सीईओ को शायद दरवाजे पर दस्तक होने की तमीज़ नहीं सिखाई गई। अद्वैत ने अपनी फाइल बंद करते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा। विक्रम ने अद्वैत की डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर अपने दोनों हाथ टिकाए और आगे की तरफ झुकते हुए सीधे अद्वैत की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक साफ और खुली चुनौती थी। मैं यहाँ तमीज़ सीखने नहीं, तुम्हें एक वार्निंग देने आया हूँ अद्वैत। विक्रम की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। कल तुम्हारी साइट पर जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी है, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। काव्या मेरी टीम का हिस्सा है, वह मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद काव्या तुम्हारी उस खटारा साइट पर कदम नहीं रखेगी। अद्वैत का जबड़ा सख्त हो गया। विक्रम के मुंह से मेरी जिम्मेदारी शब्द सुनकर उसके अंदर की जलन फिर से भड़क उठी। उसने बहुत आराम से अपनी कुर्सी पीछे की ओर खड़ा हो गया। यह ज्वाइंट वेंचर है और यह प्रोजेक्ट मेरा है। अद्वैत ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा। यहाँ कौन कहाँ जाएगा और क्या करेगा यह मैं तय करता हूँ, तुम नहीं। काव्या भले ही तुम्हारी क्रिएटिव हेड हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में वह मेरी भी एम्प्लॉई है। तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में आकर मेरे रूल्स नहीं सिखा सकते। रूल्स तो तुम्हें अब सीखने होंगे अद्वैत। विक्रम भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अद्वैत को चेतावनी देते हुए कहा, काव्या तो तुमसे और तुम्हारी इस खतरनाक दुनिया से दूर रखना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कल तुमने उसे गिरने से बचा लिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उस पर कोई हक मिल गया है। काव्या मेरी है, मेरी टीम की धड़कन है। उसे अपने उस ईगो और हुक्म चलाने की आदत से दूर ही रखना, वरना ज्वाइंट वेंचर मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। यह सुनते ही अद्वैत के अंदर का खून खोल गया। काव्या मेरी है। विक्रम का यह जुमला अद्वैत के दिमाग की नसें फाड़ रहा था। अद्वैत ने एक कदम आगे बढ़ाया। दोनों बिजनेस टाइकून अब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच की नफरत और जलन साफ महसूस की जा सकती थी। ज्वाइंट वेंचर तोड़ना तुम्हारी हैसियत से बाहर है राजचंद, अद्वैत ने फुसफुसाते हुए लेकिन बेहद खतरनाक आवाज़ में कहा। और रही बात काव्या की, तो अद्वैत सिंघानिया को जो चीज़ अपनी साइड पर चाहिए वह वहाँ रहकर ही काम करेगी। तुम्हारा यह प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड बनने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर उसमें दम है तो वह खुद आकर मुझे मना करे। इससे पहले कि विक्रम कुछ और कहता, केबिन का दरवाज़ा झटके से खुला।
काव्या अपने हाथों में कुछ ब्लूप्रिंट्स के रोल्स लिए अंदर दाखिल हुई। आज उसने एक बहुत ही शार्प लाल रंग का पैंट सूट पहना हुआ था, जो उसके गुस्से और कॉन्फिडेंस दोनों को दर्शा रहा था। कमरे के अंदर की वह घुटन और उन दोनों के बीच चल रही खामोश जंग को काव्या ने तुरंत भांप लिया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है विक्रम, काव्या ने सीधे विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। अद्वैत को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए, मैं अपना काम खुद हैंडल कर सकती हूँ। मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो एक बार गिरने से टूट जाऊंगी। फिर काव्या झटके से अद्वैत की तरफ पलटी। उसकी आंखों में कल की खुमारी नहीं, बल्कि एक तेज गुस्सा था। और मिस्टर सिंघानिया, काव्या ने अपने ब्लू प्रिंट्स अद्वैत की डेस्क पर जोर से पटके। तुम्हें लगता है कि कल तुमने मेरी जान बचा ली तो तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? तुम मेरे बॉस नहीं हो। मैं तुम्हारी साइड पर जाऊंगी, अपने गार्डन का काम करूंगी और तुम्हारे उन सड़े हुए पिलर्स को वहां से हटवा कर ही दम लूंगी। तुम अपने उस खटारा क्रेन और अपने इस ईगो को अपने पास रखो। अद्वैत ने काव्या की आंखों में देखा। एक तरफ उसे काव्या का यह अड़ियल रवैया हमेशा की तरह चुभ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात से एक अजीब सा सुकून भी मिला कि काव्या ने विक्रम की वह प्रोटेक्टिव बात नहीं मानी और सीधे अद्वैत से भिड़ने आ गई। अद्वैत के होठों पर एक बहुत ही सातिर और चिढ़ाने वाली स्माइल आ गई। उसने विक्रम की तरफ एक विजयी नज़र से देखा और फिर काव्या की तरफ झुकते हुए बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी औकात और अपना काम याद है मिस शर्मा। कल सुबह ठीक 8 बजे साइट पर पहुंच जाना, और हाँ, इस बार अपना वह कार्टून वाला हेलमेट पहनना मत भूलना, क्योंकि मेरी साइट पर तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए अलग से प्लेग्राउंड नहीं है। काव्या गुस्से से फुफकार उठी। प्लेग्राउंड तो मैं तुम्हारी इस पूरी कंपनी को बना दूंगी मिस्टर बर्कसिली। कल साइट पर मिलते हैं। काव्या विक्रम का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए वहां से बाहर ले गई। काव्या, तुम यह क्या कर रही हो? बाहर जाते ही विक्रम ने झल्लाते हुए कहा। मैं उसे दिखा रही हूँ कि मैं उससे डरती नहीं हूँ विक्रम, तुम बीच में मत पड़ो। उस खड़ूस से तो मैं खुद निपटूंगी। अद्वैत अपने केबिन में अकेला खड़ा था। विक्रम का काव्या का हाथ पकड़कर ले जाना उसे अभी भी बेतहाशा जला रहा था। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर मारी। अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था, लेकिन काव्या पूरी एनर्जी के साथ तैयार थी। आज उसने एक नीले रंग की डेनिम डंगरी पहनी थी, जिसके अंदर एक ब्राइट पिंक कलर की फुल स्लीव टी शर्ट थी। पैरों में उसके हमेशा की तरह लाल स्नीकर्स थे और हाथ में वही पीला हेलमेट था जिस पर स्माइली स्टिकर चमक रहा था। वह अपने फ्लैट से नीचे उतरी ही थी कि सामने विक्रम की सफ़ेद एसयूवी खड़ी नजर आई। विक्रम कार के बोनट से टेक लगाए उसका इंतजार कर रहा था। काव्या ने हैरानी से अपनी घड़ी देखी। विक्रम, तुम यहाँ सुबह सुबह 7 बजे? साइट पर तो हमें 8 बजे पहुँचना था और मैं खुद कैब से आ जाती। विक्रम ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। गुड मॉर्निंग काव्या, मैंने सोचा कि हम साथ ही चलते हैं। रास्ते में हम साइट के लेआउट पर चर्चा भी कर लेंगे, और सच कहूँ तो मैं तुम्हें अकेले उस अद्वैत की साइट पर जाने नहीं देना चाहता। वहाँ का माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। काव्या को विक्रम का यह ओवर प्रोटेक्टिव रवैया थोड़ा अजीब लगा। कल तक विक्रम एक बेहद कूल और सपोर्टिव बॉस था, लेकिन अब वह हर बात में उस पर अपना अधिकार जताने लगा था। काव्या ने गाड़ी में बैठते हुए बहुत ही शांत लेकिन स्पष्ट आवाज़ में कहा, विक्रम, तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जिसे हमेशा किसी सहारे या सुरक्षा की ज़रूरत हो। मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ, जंग लड़ने नहीं। अद्वैत मेरा बॉस नहीं है, वह सिर्फ एक पार्टनर है। मैं उसे अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की और स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है काव्या, लेकिन मुझे अद्वैत सिंघानिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह इंसान अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम बस मेरी नज़रों के सामने रहना। काव्या ने एक लंबी सांस ली और अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। उसे यह घुटन भरा माहौल पसंद नहीं आ रहा था। वह आज़ाद पंछी थी और किसी का भी उस पर पहरा बिठाना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, चाहे वह अद्वैत हो या विक्रम। ठीक 8 बजे विक्रम की गाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची। साइट पर आज धूल थोड़ी कम थी क्योंकि पानी का छिड़काव किया गया था। अद्वैत वहां पहले से मौजूद था। आज उसने एक ब्लैक पोलो टी शर्ट और डार्क ग्रे ट्राउज़र पहना हुआ था
उसकी स्लीव्स आधी मुड़ी हुई थी, जिससे उसके मजबूत हाथ नजर आ रहे थे। धूप का चश्मा लगाए वह साइड के नक्शे को घूर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें तिरछी होकर विक्रम की गाड़ी पर ही टिकी थी। विक्रम ने गाड़ी रोकी और खुद उतरकर काव्या की तरफ का दरवाज़ा खोला। उसने काव्या को हाथ देकर बाहर निकाला। अद्वैत ने जैसे ही यह देखा, उसके सीने में जलन की एक तेज लहर दौड़ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नक्शा इतनी जोर से मोड़ा कि कागज़ के फटने की आवाज़ आई। कबीर, जो उसके बगल में खड़ा था, उसने चुपचाप 2 कदम पीछे हट जाना ही बेहतर समझा। काव्या ने अपना पीला स्टिकर वाला हेलमेट पहना और विक्रम के साथ अद्वैत की तरफ बढ़ी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया, काव्या ने अपनी चीर परिचित चुलबुली आवाज़ में कहा। अद्वैत ने अपना चश्मा उतारा। उसकी ठंडी डार्क ब्राउन आंखें काव्या के उस डेनिम डंगरी वाले लुक को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वह अंदर ही अंदर इस बात को मान रहा था कि यह लड़की कितने भी अजीब कपड़े पहन ले, लेकिन वह हमेशा सबसे अलग और खूबसूरत ही लगती है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर वही खुखार और सीरियस भाव बनाए रखा। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा। खुशी हुई यह देखकर कि आज आप ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि एक पेंटर लग रही हैं, अद्वैत ने तंज कसते हुए कहा। काव्या ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, और आप हमेशा की तरह किसी डार्क सस्पेंस फिल्म के विलेन लग रहे हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। मेरा गार्डन एरिया कहाँ है? विक्रम तुरंत काव्या के आगे आ गया, जैसे वह उसे अद्वैत की नज़रों से बचाना चाहता हो। अद्वैत, काव्या का लेआउट मैं खुद मॉनिटर करूँगा। हम दोनों नॉर्थ साइड में जा रहे हैं। अद्वैत के होठों पर एक बहुत ही सातिर और कड़क मुस्कान आ गई। वह अद्वैत सिंघानिया था। वह शतरंज की चालें चलना बहुत अच्छे से जानता था। माफ़ी चाहूँगा मिस्टर रायचंद, अद्वैत ने बहुत ही प्रोफेशनल लेकिन हुक्म चलाने वाले लहजे में कहा। लेकिन नॉर्थ साइड में मेरे चीफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और सरकारी पैनल के 2 मेंबर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें रायचंद ग्रुप के फाइनेंशियल अप्रूवल्स पर आपकी सिग्नेचर और मीटिंग चाहिए, और वह मीटिंग अभी इसी वक्त है। विक्रम का चेहरा उतर गया। लेकिन मेरी मीटिंग काव्या के लेआउट से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वह काम कबीर भी कर सकता है। कबीर आपकी कंपनी का CEO नहीं है विक्रम, अद्वैत ने अपनी ठंडी आंखों से विक्रम को घूरते हुए कहा। अगर सरकारी पैनल को आपका इंतजार करना पड़ा तो टेंडर कैंसिल होने में वक्त नहीं लगेगा। मिस शर्मा का काम मैं खुद देख लूँगा। वह मेरी भी साइट है और मुझे पता है कि मुझे अपने लेआउट में क्या चाहिए। विक्रम के पास अब कोई बहाना नहीं था। उसे मजबूरी में वहाँ से जाना ही पड़ा। जाते जाते उसने काव्या की तरफ देखा और कहा, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ, तुम यहीं रहना। अद्वैत ने विक्रम को जाते हुए देखा और फिर उसकी नज़रें काव्या पर टिक गई। टॉम ने आखिरकार जेरी को अपने जाल में फंसा ही लिया था। विक्रम के जाते ही अद्वैत ने अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और काव्या की तरफ मुड़ा। चलिए मिस शर्मा, देखते हैं आपके दिमाग में एम्फी थिएटर और गार्डन का क्या नया तमाशा चल रहा है। काव्या ने अपने लाल स्नीकर जमीन पर पटके और अद्वैत के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों साइड के उस हिस्से में पहुँचे जो थोड़ा सुनसान था। वहाँ चारों तरफ सिर्फ गीली मिट्टी, सरिये और बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। काव्या ने अपना मेजरिंग टेप निकाला और नापना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है मिस्टर खड़ूस, काव्या ने काम करते हुए अपनी बकबक शुरू कर दी, तुम सच में बहुत चालाक हो। तुमने जानबूझकर विक्रम को वहाँ भेजा ना, ताकि तुम मेरे इस डिज़ाइन में फिर से कीड़े निकाल सको। लेकिन याद रखना, मेरी नाप तोल एकदम परफेक्ट है। तुम्हारे ये V शेप पिलर्स यहाँ से शुरू होंगे और मेरा गार्डन यहाँ से। अद्वैत चुपचाप एक बड़े पत्थर से टेक लगाए खड़ा था। वह काव्या के काम को नहीं बल्कि काव्या को देख रहा था। काव्या जब काम करती थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस होती थी। उसके बाल हवा में उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वह झल्लाहट में पीछे कर रही थी। तुम हर बात में विक्रम को अपना बॉडीगार्ड क्यों बना लेती हो? अद्वैत के मुंह से अचानक यह सवाल निकल गया। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट और चुभन थी। काव्या अपनी जगह रुकी। उसने मुड़कर अद्वैत को देखा। मैं किसी को बॉडीगार्ड नहीं बनाती, काव्या ने अपने बाल पीछे करते हुए कहा। विक्रम बस मेरी फिक्र करता है। वह तुम्हारी तरह हर वक्त कमियां नहीं निकालता या लोगों पर हुक्म नहीं चलाता। कम से कम उसमें एक इंसान वाला दिल तो है। तुम्हारी तरह बर्फ की सिल्ली तो नहीं है वह। अद्वैत का जबड़ा सख्त हो गया। वह काव्या के करीब आया। दोनों के बीच
अब सिर्फ 1 मीटर का फासला था। विक्रम फिक्र नहीं करता काव्या, वह तुम पर कंट्रोल करना चाहता है। अद्वैत ने बहुत ही धीमी और गहरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें नहीं दिखता? वह तुम्हें मेरे आसपास भी नहीं भटकने देना चाहता। वह तुम्हें अपने पिंजरे में रखना चाहता है। और तुम क्या चाहते हो? काव्या ने अद्वैत की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में भी अब एक चुनौती थी। तुम तो मुझे अपनी इस कंपनी से, अपनी साइड से ही बाहर फेंकना चाहते थे ना? तो अब तुम्हें विक्रम के कंट्रोल करने से क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि विक्रम मुझे तुमसे दूर रख रहा है। अद्वैत एकदम खामोश हो गया। काव्या का यह सीधा सवाल उसके सीने में किसी तीर की तरह लगा था। वह खुद नहीं जानता था कि उसे क्या दिक्कत हो रही है। वह बस इतना जानता था कि काव्या को विक्रम के साथ देखकर उसके अंदर जो आग लगती थी वह उसे पागल कर देती थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहाँ एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया था। हवा चल रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच का तापमान जैसे अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस भारी खामोशी को तोड़ने के लिए काव्या ने घबराहट में पीछे की तरफ एक कदम बढ़ाया। मुझे मुझे यह कोना भी नापना है। लेकिन जैसे उसने पीछे कदम रखा, उसका लाल स्नीकर्स गिल्ली मिट्टी में पड़ी एक लोहे की पाइप पर पड़ा। पाइप गोल था और गिल्ली मिट्टी की वजह से वह बुरी तरह फिसल गया। आह! काव्या का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। वह धड़ाम से पीछे की तरफ उस कीचड़ और पत्थरों के ढेर में गिरने ही वाली थी, लेकिन अद्वैत सिंघानिया के रिफ्लेक्स कभी धोखा नहीं देते। उसने पलक झपकते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और काव्या की कलाई पकड़कर उसे एक तेज झटके से अपनी तरफ खींच लिया। काव्या का शरीर हवा में झूलते हुए सीधे अद्वैत के मजबूत सीने से जा टकराया। अद्वैत का दूसरा हाथ अपने आप काव्या की कमर के चारों तरफ लिपट गया, ताकि वह उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर सके। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि काव्या को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और अपने दोनों हाथ अद्वैत की कॉलर पर मजबूती से कस लिए थे। अद्वैत ने एक गहरी सांस ली। काव्या का चेहरा उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब था। काव्या के बालों की वह मीठी सी महक अद्वैत के दिमाग पर हावी होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और काव्या की कमर पर अपनी पकड़ को अनजाने में थोड़ा और कस लिया। तुम आंखें खोल कर क्यों नहीं चलती? अद्वैत की आवाज़ बिल्कुल फुसफुसाहट जैसी थी। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोश शिकायत थी जो सिर्फ फिक्र से भरी होती है। काव्या ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उसने अपना सिर उठाया और उसकी नज़रें सीधे अद्वैत की उन डार्क ब्राउन आंखों से टकराई। अद्वैत की आंखें अब ठंडी नहीं थी, उनमें एक अजीब सी आग और एक अनकहा जज्बात था। काव्या को अद्वैत के सीने में दिल की धड़कन फिर से बहुत तेज सुनाई दे रही थी। वह बिल्कुल वैसे ही धड़क रहा था जैसे कल क्रेन वाले हादसे के वक्त धड़क रहा था। मेरा पैर फिसल गया था, काव्या ने हकलाते हुए कहा। उसका सारा कॉन्फिडेंस, उसकी सारी बकबक इस वक्त कहीं गायब हो गई थी। अद्वैत उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह बस काव्या की उन बड़ी मासूम आंखों में खोया हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि इस लड़की का उसके जीवन में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह लड़की वह रंग थी जो उसकी काली सफ़ेद जिंदगी में ज़बरदस्ती घुस आई थी, और अब अद्वैत को इस रंग की आदत पड़ने लगी थी। तुम्हें हमेशा गिरने की आदत है, या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें हर बार पकड़ लूँगा? अद्वैत ने काव्या के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए कहा। काव्या की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसने अद्वैत की कॉलर को थोड़ा और कस कर पकड़ा और बहुत ही धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे गिरने का कोई शौक़ नहीं है मिस्टर सिंघानिया, और मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए कोई इनविटेशन भी नहीं दिया था। अद्वैत के होठों पर एक बहुत ही हल्की छुपती हुई सी मुस्कान आ गई। तभी उसके पीछे से कदमों की तेज आवाज़ आई, काव्या। यह आवाज़ विक्रम की थी। विक्रम ने जैसे ही दूर से अद्वैत को काव्या की कमर पकड़े हुए और दोनों को इतने करीब देखा, उसके दिमाग की नसें फटने को हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह लगभग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। विक्रम की आवाज़ सुनते ही काव्या और अद्वैत एक झटके में अलग हुए। काव्या ने घबराहट में अपने कपड़े सही किए। क्या चल रहा है यहाँ अद्वैत? विक्रम ने अपनी मुठियाँ भींचते हुए बेहद खतरनाक आवाज़ में पूछा। अद्वैत ने बहुत ही आराम से अपनी पोलो टी शर्ट की सिलवटें ठीक की। उसके चेहरे पर वापस वही खुखार और एरोगेंट भाव आ चुका था। अपनी क्रिएटिव हेड को सही जूते पहनना सिखाइए विक्रम। अगर यह कीचड़ में गिरकर अपना पैर तोड़ लेती तो इस ज्वाइंट वेंचर का काम रुक जाता। मैंने बस अपनी कंपनी का नुकसान होने से बचाया है।
अद्वैत ने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए एक तीखा तंज कसा। काव्या चुप खड़ी थी। उसे अद्वैत के इस अचानक बदलते बर्ताव पर गुस्सा भी आ रहा था और उलझन भी हो रही थी। अभी कुछ सेकंड पहले वो इंसान पूरी तरह से पिघला हुआ था और अब वापस बर्फ बन चुका था। विक्रम ने आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ लिया। उसने काव्या को अपनी तरफ खींचा, जैसे वह अद्वैत को यह दिखाना चाहता हो कि काव्या सिर्फ उसकी है। काव्या का ख्याल रखने के लिए मैं काफ़ी हूँ अद्वैत। तुम्हें मेरी टीम के लोगों को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। फिर वह काव्या की तरफ मुड़ा और बहुत ही ऊंची आवाज़ में जानबूझकर अद्वैत को सुनाते हुए बोला, काव्या, आज शाम को तुम मेरे साथ डिनर पर चल रही हो, शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में। हम इस प्रोजेक्ट के अलावा कुछ और भी ज़रूरी बातें करेंगे। यह सुनते ही अद्वैत का पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। डिनर? अकेले? अद्वैत के अंदर की जलन अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। काव्या ने हैरानी से विक्रम को देखा। डिनर? लेकिन विक्रम, आज मुझे यह एक रिक्वेस्ट नहीं है काव्या, यह तुम्हारे बॉस का इनविटेशन है और तुम मना नहीं करोगी, विक्रम ने काव्या की बात काटते हुए कहा। लेकिन उसकी नज़रें अद्वैत पर ही टिकी थी। अद्वैत ने गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और खतरनाक मुस्कान बिखेरी। वह विक्रम के इस बचकाने खेल का जवाब देना बहुत अच्छे से जानता था। डिनर के लिए शुभकामनाएं विक्रम, अद्वैत ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। लेकिन मिस शर्मा, याद रखिएगा कि कल सुबह 8 बजे आपको मेरे सामने इस गार्डन का पूरा 3D अलाइनमेंट प्रेजेंट करना है। अगर इसमें 1 इंच की भी गलती हुई तो मैं आपका यह पूरा डिज़ाइन रिजेक्ट कर दूंगा। उम्मीद है आपका यह डिनर आपके काम के आड़े नहीं आएगा। यह एक सीधी चुनौती थी। अद्वैत ने साफ कर दिया था कि काव्या अगर विक्रम के साथ डिनर पर गई तो उसे रात भर जाकर काम करना पड़ेगा। काव्या ने अद्वैत की इस खुली चुनौती को देखा। उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम मेरे डिज़ाइन की फिक्र मत करो मिस्टर खड़ूस, मैं डिनर भी करूंगी और कल सुबह 8 बजे तुम्हें ऐसा लेआउट दूंगी कि तुम उसमें एक कीड़ा भी नहीं निकाल पाओगे। काव्या ने विक्रम का हाथ मजबूती से पकड़ा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अद्वैत वहीं खड़ा दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसका दिमाग गुस्से और जलन से फट रहा था, लेकिन उसके होठों पर अभी भी वह शातिर मुस्कान थी। टॉम और जेरी की यह लड़ाई अब सिर्फ ऑफिस और साइट की नहीं रही थी। यह अब सीधे तौर पर उनके दिलों और एहसासों की एक ऐसी खौफनाक जंग बन चुकी थी जिसमें कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। और आज रात का यह डिनर इस कहानी में एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक तूफान लाने वाला था। शाम का वक्त शहर के सबसे महंगे और शांत रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी और सूफी संगीत का माहौल था। विक्रम ने काव्या के लिए कुर्सी पीछे खींची और उसे बहुत ही सम्मान के साथ बैठाया। लेकिन काव्या का मूड इस शानदार माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी उलझन और नाराज़गी थी। डिनर सर्व होने के बाद जब विक्रम ने वाइन का गिलास उठाया तो काव्या ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे अपनी बात रख दी। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, काव्या ने अपनी छुरी कांटा प्लेट पर रखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी। विक्रम ने अपना ग्लास नीचे रखा। हाँ काव्या, कहो क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं परेशान नहीं, हैरान हूँ, काव्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आज कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हारा जो बर्ताव था वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम मुझे अद्वैत से दूर रहने का हुक्म दे रहे थे, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से घसीट रहे थे। विक्रम, तुम मेरे बॉस हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारा यह बर्ताव बहुत हावी होने वाला था। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझ पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हो, और मैं किसी के कंट्रोल में रहने वाली लड़की नहीं हूँ। विक्रम एकदम खामोश हो गया। काव्या की सीधी और बेबाक बातों ने उसे आईना दिखा दिया था। उसने गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ मेज पर जोड़ लिए। उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी का भाव था। मैं माफ़ी चाहता हूँ काव्या। विक्रम की आवाज़ बहुत शांत और सच्ची थी। मेरा इरादा तुम पर हुक्म चलाने का बिल्कुल नहीं था। मैं सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता कि मुझे अचानक क्या हो गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें अद्वैत की बाहों में देखा तो मेरे अंदर एक अजीब सी जलन होने लगी। मुझे पता है कि अद्वैत कैसा इंसान है और मैं तुम्हें उसके करीब जाते हुए नहीं देख सकता।
यह मेरी गलती थी। मैंने अपने ईगो और जलन को तुम्हारे सम्मान से ऊपर रख दिया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आज़ादी पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। काव्या ने विक्रम की आंखों में सच्चाई देखी। वह इंसान अपनी गलती मान रहा था और यह बहुत बड़ी बात थी। काव्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है विक्रम, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। काव्या ने अपना पानी का गिलास उठाते हुए कहा, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उस बर्फ की सिली अद्वैत सिंघानिया से मुझे कैसे निपटना है, यह मुझे बहुत अच्छे से आता है। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अद्वैत के लिए नफरत अभी भी कायम थी। उस डिनर के बाद वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। विक्रम ने अपना वादा निभाया। अगले 6 महीनों तक उसने कभी भी काव्या पर अपना अधिकार जताने की कोशिश नहीं की। वह एक बेहतरीन बॉस और एक बहुत ही सपोर्टिव इंसान बनकर काव्या के साथ खड़ा रहा। उसने काव्या को अद्वैत के खिलाफ भी भड़काने की कोशिश नहीं की, बस वह शांति से काव्या का साथ देता रहा। दूसरी तरफ काव्या और अद्वैत की वो टॉम और जेरी वाली लड़ाई पूरे 6 महीने ऑफिस से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक चलती रही। कभी काव्या अद्वैत के परफेक्ट सफ़ेद लेआउट पर रंगीन मार्कर चला देती, तो कभी अद्वैत काव्या के गार्डन के लिए आने वाली विदेशी फूलों के बजट को रिजेक्ट कर देता। मीटिंग में दोनों एक दूसरे को घूरते, तीखे ताने मारते, लेकिन मज़े की बात यह थी कि उन दोनों के बिना प्रोजेक्ट का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता था। अद्वैत हमेशा अपना खूंखार बॉस वाला रूप बनाए रखता, लेकिन अब वह साइड पर काव्या का चुपचाप ख्याल भी रखता था। अगर धूप ज़्यादा होती तो अद्वैत बिना कुछ कहे साइड का वह हिस्सा टेंट से कवर करवा देता जहां काव्या काम कर रही होती। काव्या भी उसे चिढ़ाने के लिए रोज अपनी कलरफुल ड्रेस पहन कर आती, लेकिन जब अद्वैत देर रात तक ऑफिस में काम करता तो काव्या जानबूझकर उसके डेस्क पर एक कड़क ब्लैक कॉफ़ी छोड़ जाती। उन 6 महीनों में दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन उन दोनों की आंखों की वह तकरार और खामोश फिक्र पूरी कंपनी देखने लगी थी। 6 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार स्मार्ट सिटी का वह प्रोजेक्ट पूरा हो गया। प्रोजेक्ट इतना शानदार बना था कि सरकार ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज और रायचंद ग्रुप दोनों की जमकर तारीफ की। इस खुशी में एक 5 स्टार होटल के ग्रैंड बॉल रूम में एक बहुत बड़ी सक्सेस पार्टी रखी गई थी। पूरा वह रूम झूमर की रोशनी और लाइव जैज म्यूजिक से जगमगा रहा था। शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन, मीडिया और दोनों कंपनियों का पूरा स्टाफ वहां मौजूद था। अद्वैत सिंघानिया एक डार्क वाइन कलर के टक्सीडो में वहां खड़ा था, हमेशा की तरह बेहद हैंडसम, लेकिन उसका चेहरा आज भी किसी रहस्यमयी किताब की तरह बंद था। उसकी आंखें बार बार एंट्री गेट की तरफ जा रही थी, जैसे उसे किसी खास का इंतजार हो। तभी हॉल के दरवाजे खुले और काव्या अंदर दाखिल हुई। आज काव्या ने अपनी कोई अतरंगी डंगरी या स्नीकर्स नहीं पहने थे। आज काव्या ने एक बेहद खूबसूरत ब्लैक फॉक्स जॉर्जेट गाउन पहना था, जिस पर बहुत ही बारीक थ्रेड वर्क किया गया था। इस गाउन के साथ एक मैचिंग श्रग था, जो उसके लुक को बेहद शाही और क्लासी बना रहा था। उसके बाल एक खूबसूरत मेसी बन में बंधे थे और आज उसके चेहरे पर एक बेहद कातिलाना और कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। पूरे हॉल की नज़रें उस पर टिक गई, लेकिन काव्या की नज़रें भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही थी। अद्वैत के हाथ में पकड़ा हुआ शैंपेन का गिलास वहीं रुक गया। उसने आज तक काव्या को इतने खूबसूरत और अलग अंदाज में कभी नहीं देखा था। काव्या का वह ब्लैक गाउन अद्वैत के दिल पर सीधा वार कर रहा था। अद्वैत की सांसें पल भर के लिए थम सी गई, लेकिन इससे पहले कि अद्वैत उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ पाता, विक्रम रायचंद भीड़ को चीरता हुआ काव्या के पास पहुंच गया। विक्रम आज बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। उसने आगे बढ़कर काव्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो काव्या, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और काव्या को अपने साथ मीडिया और मेहमानों की तरफ ले गया। अद्वैत वहीं अपनी जगह पर जम गया। उसका जबड़ा सख्त हो गया और उसने शैंपेन का गिलास एक झटके में खाली कर दिया। पार्टी पूरे शबाब पर थी। म्यूजिक धीमा हो गया था और लोग डांस फ्लोर पर कपल्स के रूप में डांस कर रहे थे। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ काव्या के सामने अपना हाथ बढ़ाया। क्या इस कामयाब रात में मैं अपनी सबसे टैलेंटेड पार्टनर के साथ एक डांस कर सकता हूँ? विक्रम ने पूछा। काव्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ विक्रम के हाथ में दे दिया। दोनों डांस फ्लोर के बीचों बीच आ गए।
विक्रम ने काव्या की कमर पर बहुत ही नरमी से हाथ रखा। दोनों म्यूजिक की धुन पर कदम थिरकाने लगे। अद्वैत हॉल के एक अंधेरे कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। काव्या को किसी और की बाहों में नाचते हुए देखना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। डांस करते हुए विक्रम ने अचानक काव्या की आंखों में गहराई से देखा। काव्या। विक्रम की आवाज़ बहुत नरम और भावुक थी। इन 6 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। तुम्हारी बक-बक, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी सच्चाई, मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्यार हो गया है। मैंने 6 महीने तक अपने एहसासों को दबा कर रखा, क्योंकि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ और तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन आज यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। काव्या, मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पसंद करोगी? काव्या के कदम रुक गए। विक्रम का यह प्रपोजल बहुत ही सीधा और सच्चा था, लेकिन काव्या के चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट या ओवर एक्टिंग नहीं थी। उसने बहुत ही परिपक्वता से विक्रम का हाथ अपने हाथों में लिया। विक्रम, तुम दुनिया के बेहतरीन इंसानों में से एक हो। काव्या ने बहुत ही शांत और सच्ची आवाज़ में कहा। तुमने मुझे तब काम दिया जब इस शहर ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्यार इज्जत या एहसास से नहीं होता विक्रम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन बॉस और एक बहुत अच्छे दोस्त से ज़्यादा कोई जज्बात नहीं है, और मैं झूठ बोलकर तुम्हारे इस सच्चे दिल का साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो। विक्रम की आंखों में पल भर के लिए गहरी उदासी छाई, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही समझदार और सम्मानजनक मुस्कान के साथ काव्या का हाथ हल्का सा दबाया। मुझे इस ईमानदारी की ही उम्मीद थी तुमसे काव्या। कोई बात नहीं, मेरी क्रिएटिव हेड हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी, विक्रम ने कहा, और दोनों ने एक दूसरे को एक गरिमापूर्ण विदाई दी। अद्वैत हॉल के एक अंधेरे कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा कि काव्या ने विक्रम का प्रस्ताव मान लिया है। उसे काव्या और विक्रम को एक साथ खड़े देखकर लगा कि वह हमेशा के लिए काव्या को खो चुका है। अद्वैत के सीने में एक ऐसा दर्द उठा जो उसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसे अचानक अपने किए हुए हर उस घटिया काम की याद आने लगी जो उसने काव्या के साथ किया था। कैसे उसने अपने ईगो में आकर काव्या को ब्लैकलिस्ट किया था, कैसे उसे पुलिस स्टेशन भेजा था। आज अद्वैत को अपनी उस ताकत और पैसे से नफरत हो रही थी, क्योंकि वह ताकत उसे काव्या का दिल नहीं दिला सकती थी। अद्वैत ने अपना शैंपेन का ग्लास वहीं टेबल पर छोड़ा और भारी कदमों से हॉल के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसे लगा कि काव्या जैसी आज़ाद और सच्ची लड़की विक्रम जैसे सुलझे हुए इंसान के ही लायक है, उसके जैसे पत्थर दिल इंसान के नहीं। काव्या हॉल की घुटन से बचने के लिए बाहर ठंडी हवा में पार्किंग एरिया की तरफ आई। तभी उसकी नज़र अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते अद्वैत पर पड़ी। अद्वैत के कदम बहुत भारी लग रहे थे। काव्या ने अपनी आवाज़ को एकदम सामान्य रखते हुए पुकारा, मिस्टर सिंघानिया, इतनी बड़ी कामयाबी का जश्न छोड़कर आप इतनी जल्दी भाग रहे हैं। अद्वैत के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे से पलटकर काव्या को देखा। उस काले गाउन में काव्या बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अद्वैत की आंखों में अब उसे घूरने की हिम्मत नहीं थी। अद्वैत धीरे धीरे चलकर काव्या के पास आया। दोनों के बीच कुछ पल की भारी खामोशी रही। मैं भाग नहीं रहा हूँ काव्या। अद्वैत की आवाज़ आज बिल्कुल अलग थी। उसमें कोई गुरूर नहीं था, कोई ईगो नहीं था। वह आवाज़ बहुत थकी हुई और गहरी थी। मैं बस उस जगह से दूर जा रहा हूँ जहाँ मेरी मौजूदगी तुम्हें परेशान कर सकती है। मैंने अंदर देखा, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है। वह तुम्हें वो सब दे सकता है जो शायद मैं कभी नहीं दे पाया, सुकून और इज्जत। काव्या ने अपनी भ्री कुटी सिकोड़ी। क्या मतलब है आपका? अद्वैत ने गहरी सांस ली। उसने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि आज वह काव्या से आंखें मिलाने के काबिल खुद को नहीं समझ रहा था। काव्या, इन 6 महीनों में मैंने तुम्हारे साथ काम किया, तुमसे लड़ा, लेकिन असल में मैं खुद से लड़ रहा था। अद्वैत ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, मुझे आज यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं एक निहायत ही घटिया इंसान था। तुमने मेरी मदद की थी और बदले में मैंने तुम्हारा करियर तबाह करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया, तुम्हारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की, तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया,
सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे ईगो को चोट लगी थी। काव्या बिल्कुल खामोश खड़ी सुन रही थी। वह यही तो चाहती थी। वह चाहती थी कि यह इंसान अपनी गलती माने, और आज वह बिना किसी दबाव के खुद अपनी परतें खोल रहा था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब तुम्हारी वो बकबक, तुम्हारी वो लाल स्नीकर्स की आवाज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई। अद्वैत ने अब अपनी आंखें उठाकर सीधे काव्या की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरी नमी थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है काव्या, बेतहासा प्यार। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। जो इंसान तुम्हारे सपने तोड़ने की कोशिश कर चुका हो, वह तुम्हें सपने दिखा नहीं सकता। इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर सको तो कर देना। अद्वैत पलटा और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि काव्या उसे रोक लेगी, लेकिन काव्या अपनी जगह पर शांत खड़ी रही। उसने अद्वैत को पुकार कर वापस नहीं बुलाया। जब अद्वैत गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, तब काव्या धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास पहुंची। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर सिंघानिया। काव्या की आवाज़ एकदम स्पष्ट और मजबूत थी। आपने जो किया था वह बहुत गलत था। सिर्फ एक माफ़ी उस रात को नहीं मिटा सकती जब मैं सड़क पर बैठकर रोई थी, क्योंकि मेरे पास अगली सुबह के लिए कोई नौकरी नहीं थी। मैं कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ जो आपके दो मीठे बोल सुनकर आपके गले लग जाऊंगी। अद्वैत ने दर्द भरी नज़रों से काव्या को देखा। उसे पता था कि काव्या बिल्कुल सही कह रही है। काव्या ने अद्वैत की आंखों में देखा और एक बहुत ही हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान दी। लेकिन काव्या ने आगे कहा, मैंने विक्रम को मना कर दिया है, क्योंकि मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए। मुझे विक्रम का वह शांत समंदर नहीं, तुम्हारे इस उबलते हुए तूफान का सामना करना पसंद है। अद्वैत की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई। काव्या, तुमने? हाँ, मैंने विक्रम को मना कर दिया है। काव्या ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए एक चुनौती भरे अंदाज में कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने आपको हाँ कह दिया है। आपने मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी मिस्टर सिंघानिया। अब अगर आपको मेरी ज़िंदगी में आना है तो आपको मेरे दिल को जीतना होगा, बिना अपने पैसे के, बिना अपने ईगो के और बिना अपने इस खड़ूस शक्ल के। अद्वैत के होठों पर महीनों बाद एक सच्ची और बहुत ही प्यारी मुस्कान उभर आई। उसके सीने का वह भारी बोझ जैसे किसी ने हटा दिया था। काव्या ने उसे माफ़ नहीं किया था, लेकिन काव्या ने उसे एक मौका ज़रूर दिया था, और अद्वैत सिंघानिया के लिए इतना ही काफ़ी था। तो यह एक खुली चुनौती है मिस शर्मा। अद्वैत ने अपनी उसी पुरानी लेकिन इस बार प्यार भरी टोन में कहा। बिल्कुल, टॉम और जेरी का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है पार्टनर। कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। देखते हैं आप मुझे मनाने के लिए क्या नया ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं। काव्या ने आंख मारी और अपने गाउन को संभालते हुए वापस होटल की तरफ पलट गई। अद्वैत अपनी गाड़ी के पास खड़ा काव्या को जाते हुए देख रहा था। उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसे करोड़ों के टेंडर नहीं जीतने थे। अब उसका सबसे बड़ा और इकलौता प्रोजेक्ट उस अतरंगी बकबक करने वाली जेरी का दिल जीतना था। काव्या के जाने के बाद अद्वैत अभी भी अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और एक नई चुनौती की खुशी थी। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। अद्वैत ने मुड़कर देखा। सामने विक्रम रायचंद खड़ा था। विक्रम के चेहरे पर उदासी जरूर थी, लेकिन उसमें कोई कड़वाहट या हार का गुस्सा नहीं था। अद्वैत का शरीर पल भर के लिए फिर से सतर्क हो गया। उसे लगा कि अब विक्रम उसे बहस करेगा या अपनी ताकत का रौब दिखाएगा। विक्रम ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और अद्वैत की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही शांत आवाज़ में कहा, कांग्रेचुलेसन अद्वैत। ऐसा लगता है कि तुमने मेरा सबसे बेहतरीन क्रिएटिव दिमाग और इस शहर की सबसे बेहतरीन लड़की दोनों को जीत लिया है। अद्वैत ने अपनी भ्रीकुटी सिकोड़ी। वह बिजनेस वर्ल्ड के उस गंदे खेल का आदी था जहां लोग अपनी हार कभी आसानी से नहीं मानते। मुझे लगा तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे विक्रम। अद्वैत ने अपने चिर परिचित सीधे लहजे में कहा। मुझे लगा तुम उसे छीनने की कोशिश करोगे, कोई नई चाल चलोगे, जैसा कि बिजनेस की इस दुनिया में बाकी सब करते हैं। विक्रम के चेहरे पर एक बहुत ही समझदार और ठहरी हुई मुस्कान आ गई। टेंडर, प्रोजेक्ट्स और कंपनी के शेयर्स छीने जाते हैं अद्वैत, किसी का दिल नहीं। विक्रम ने बहुत ही गरिमापूर्ण आवाज़ में जवाब दिया।
काव्या कोई ट्रॉफी या करोड़ों की डील नहीं है जिसे मैं अपनी पावर से छीन लूं। वह एक आज़ाद हवा है और मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि वह हवा मेरी नहीं, तुम्हारी तरफ बहना चाहती है। प्यार किसी को पिंजरे में कैद करना नहीं होता। अद्वैत एकदम खामोश हो गया। आज पहली बार उसे विक्रम रायचंद के लिए अपने दिल में एक असली इज्जत महसूस हो रही थी। विक्रम पलटा, लेकिन जाने से पहले वह एक पल के लिए रुका और उसने कंधे के ऊपर से अद्वैत को देखते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना अद्वैत, काव्या ने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया है, अपना दिल अभी सौंपा नहीं है। अगर तुमने उसे फिर से दुख पहुंचाया या उसके उस खूबसूरत से चेहरे पर एक भी आंसू आया तो मैं उसे वापस ले जाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अपना और उसका ख्याल रखना। विक्रम ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने शानदार अंदाज में वहां से चला गया। अद्वैत उसे जाते हुए देखता रहा। आज दोनों के बीच की वह सालों पुरानी बिजनेस राइवलरी एक बेहद मैच्योर और खूबसूरत मोड़ पर आकर ख़त्म हो गई थी। अगली सुबह काव्या अपने उसी अतरंगी अंदाज में एक ब्राइट पीले रंग का जंपसूट पहनकर ऑफिस पहुंची। उसे उम्मीद थी कि अद्वैत फिर से किसी फाइल पर गुस्सा कर रहा होगा या उसे कोई कड़क ताना मारेगा, लेकिन जैसे ही वह अपने केबिन में घुसी, उसकी डेस्क पर एक बड़ा सा कॉफ़ी का कप रखा हुआ था। वह अद्वैत की कड़वी ब्लैक कॉफ़ी नहीं थी, वह एक कैरामेल फ्रैपुचिनो था जिसके ऊपर ढेर सारी हिप्स क्रीम और कलरफुल स्प्रिंकल्स डले हुए थे। कप के नीचे एक छोटा सा स्टिकी नोट रखा था जिस पर अद्वैत की बेहद शार्प हैंडराइटिंग में लिखा था, तुम्हारी इस रंग बिरंगी दुनिया में कदम रखने की मेरी पहली कोशिश, तुम्हारा खड़ूस पार्टनर। काव्या के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और चौड़ी सी मुस्कान आ गई। अगले कुछ महीनों तक सिंघानिया इंडस्ट्रीज का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अद्वैत सिंघानिया, जो कभी अपने ईगो के आगे किसी की नहीं सुनता था, अब हर डिजाइन में काव्या की राय सबसे पहले मांगता था। उसने काव्या पर हुक्म चलाना छोड़ दिया था, लेकिन उनकी वो खट्टी मीठी नोक-झोंक कभी ख़त्म नहीं हुई। कभी काव्या जानबूझकर अद्वैत के डार्क ब्लू सूट के साथ उसे एक नियॉन पिंक कलर की टाई पहनने का चैलेंज दे देती, तो कभी अद्वैत काव्या को चिढ़ाने के लिए उसके लेआउट में जानबूझकर कोई छोटी सी गलती निकाल देता ताकि काव्या उसके केबिन में आकर उस पर चीखे और वह उसकी बक बक सुन सके। अद्वैत ने अपनी पावर से नहीं, बल्कि अपनी फिक्र, अपने बदले हुए स्वभाव और अपने सच्चे प्यार से धीरे धीरे काव्या की दिल की हर एक दीवार को गिरा दिया था। 1 साल बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के उसी ओपन गार्डन और एम्फी थिएटर का उद्घाटन था जिसके लिए काव्या और अद्वैत पहली बार एक दूसरे से भिड़े थे। आज वह जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और सुकून से बैठे लोग। काव्या का सपना सच हो गया था। शाम ढल चुकी थी और भीड़ जा चुकी थी। काव्या एम्फी थिएटर की सीढ़ियों पर बैठी हुई मुस्कुराकर अपनी इस कामयाबी को देख रही थी। तभी पीछे से अद्वैत वहां आया। उसने आज कोई टाई नहीं पहनी थी, कॉलर के बटन खुले थे और वह बहुत ही रिलैक्स लग रहा था। वह आकर काव्या के बिल्कुल बगल में बैठ गया। तुम्हें पता है मिस शर्मा, अद्वैत ने सामने देखते हुए कहा, जब तुमने पहली बार मेरे उस परफेक्ट ब्लू प्रिंट पर लाल मार्कर चलाया था तो मेरा मन किया था कि मैं तुम्हें इस बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक दूं। काव्या जोर से हंस पड़ी। और आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया, जब आप मुझे कड़वी ब्लैक कॉफ़ी पिलाते थे और सड़ी हुई शक्ल बनाते थे तो मेरा क्या मन करता था कि मैं आपके उस महंगे कोट को इस गार्डन की मिट्टी में रगड़ दूं। अद्वैत मुस्कुराया। उसने काव्या की तरफ देखा और अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन एकदम अलग सी रिंग निकाली। वह कोई आम बोरिंग डायमंड रिंग नहीं थी, बल्कि उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा नीलम जड़ा हुआ था जो काव्या के अतरंगी और गहरे स्वभाव से बिल्कुल मैच करता था। काव्या की सांसें एक पल के लिए थम गई। अद्वैत ने काव्या का हाथ बहुत ही कोमलता से अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, काव्या, तुमने मेरी वो ब्लैक एंड वाइट दुनिया पूरी तरह से रंगीन कर दी है। तुमने मेरे उस इलॉजिकल ईगो को तोड़कर मुझे एक सच्चा इंसान बनाया है। मैंने तुम्हारी चुनौती पूरी कर दी है। अब मैं कोई घमंडी बॉस नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारा वो टॉम हूँ
जो अपनी इस पागल सी जेरी के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। अद्वैत ने वह अंगूठी काव्या के सामने रखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक लाइफ टाइम पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना पसंद करोगी, जिसमें तुम्हें जिंदगी भर मुझ पर अपनी बकबक करने और मुझे रंगीन कपड़े पहनाने का पूरा अधिकार होगा। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर का सबसे खौफनाक और पत्थर दिल इंसान उसके सामने इस तरह अपना पूरा दिल खोल कर रख देगा। काव्या ने अपनी वो चिर परिचित शरारती मुस्कान दी और अद्वैत के हाथ से अंगूठी लेकर खुद ही अपनी उंगली में पहन ली। इस एग्रीमेंट में एक शर्त और जुड़ेगी मिस्टर खड़ूस, काव्या ने अद्वैत के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। क्या? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यही कि जब भी आप कोई गलती करेंगे मैं उस पर लाल पेन जरूर चलाऊंगी। काव्या ने आंख मारते हुए कहा। मंजूर है, अद्वैत ने हंसते हुए कहा और काव्या के माथे पर एक बेहद सुकून भरा और प्यारा सा चूम लिया। काव्या ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और अद्वैत से हल्का सा पीछे हटी। उसके चेहरे पर वह चिर परिचित शरारती और शिकायत भरा भाव आ गया। उसने अपने होठ सिकुड़ते हुए अद्वैत को घूरा। क्या यार मिस्टर सिंघानिया, काव्या ने अपनी बकबक फिर से शुरू करते हुए कहा। माना कि आप बहुत शरीफ और सलीके वाले इंसान बन गए हैं, लेकिन हर बार माथे पर ही किस करके संत महात्मा क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम प्यार में हैं, कोई सत्संग में नहीं। कभी लिप किस भी कर लिया करो भाई। काव्या आगे कुछ और बकवास करने के लिए अपने होठ खोल ही रही थी कि अद्वैत की डार्क ब्राउन आंखों में एक बेहद गहरी, खतरनाक और जुनूनी आंख चमक उठी। जेरी ने एक बार फिर टॉम को चुनौती दे दी थी और टॉम इस चुनौती को खाली कैसे जाने देता। इससे पहले कि काव्या का अगला शब्द उसके मुंह से बाहर निकलता, अद्वैत ने अपना एक मजबूत हाथ काव्या की कमर पर रखा और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। उसका दूसरा हाथ काव्या की गर्दन के पीछे गया और उसकी उंगलियां काव्या के बालों में उलझ गई। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन पलक झपकते ही अद्वैत ने अपने होठ काव्या के होठों पर रख दिए। यह कोई साधारण या हल्का सा किस नहीं था, यह बेहद गहरा, जुनूनी और अद्वैत के उस सालों से दबे हुए प्यार और अधिकार का इजहार था। अद्वैत ने काव्या को सोचने या सांस लेने तक का कोई मौका नहीं दिया। काव्या के मुंह से एक हल्की सी हैरान सिसकी निकली, जिसका फायदा उठाते हुए अद्वैत ने उस चुंबन को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया। हवा की वह अजीब सी ठंडक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक बेकाबू गर्माहट ने ले ली थी। काव्या का सारा बड़बोलापन, उसका सारा कॉन्फिडेंस अद्वैत के इस अचानक और बेतहाशा प्यार के आगे पिघल गया। कुछ ही पलों में काव्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने दोनों हाथ अद्वैत के बालों में फंसा लिए। उस गहरे और मदहोश कर देने वाले एहसास में खुद को पूरी तरह से सौंपते हुए जब दोनों की सांसें टूटने लगी, तब जाकर अद्वैत ने बहुत ही धीरे से अपने होठ पीछे किए, लेकिन उसने काव्या को अपने से दूर नहीं होने दिया। दोनों के माथे अभी भी एक दूसरे से टिके हुए थे और दोनों की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। काव्या का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। जो लड़की दुनिया भर की बातें करती थी, वह इस वक्त एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह बस अद्वैत की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचे खड़ी थी। अद्वैत के होठों पर एक बेहद बेजई और कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने काव्या के कान के पास झुककर अपनी उसी भारी और खुरदुरी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मिस शर्मा कि मुझे सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीना और फाइलों पर हुक्म चलाना आता है? अगली बार मुझे चुनौती देने से पहले 2 बार सोच लेना। काव्या ने शर्माते हुए अपना चेहरा अद्वैत के सीने में छुपा लिया, क्योंकि उसके पास इस खड़ूस लेकिन बेहद रोमांटिक इंसान की बात का कोई जवाब नहीं था। एक घमंडी बॉस और एक अतरंगी बेबाक लड़की की यह कहानी सिर्फ एक टेंडर या प्रोजेक्ट से शुरू होकर दिलों की सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंच गई थी। जेरी ने अपने टॉम की दुनिया बदल दी थी और टॉम ने अपनी जेरी के लिए दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में रख दी थी। एक बेहद खट्टी मीठी तकरार और बेशुमार प्यार से भरी इस कहानी का यह सबसे बेहतरीन, जुनूनी और मुकम्मल अंजाम था। दोनों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।